तो बच्चों आ गए हम लेक्चर नंबर 3 लेके। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे नया टॉपिक रेजिस्टिविटी। लेक्चर नंबर 2 में हमने लास्ट में ना एक कांस्टेंट डिराइव किया था रो रेजिस्टिविटी, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ बात करेंगे बच्चों। तो बात करते हैं बच्चों, रेजिस्टिविटी से शुरुआत करते हैं। रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी होती क्या है, किस चीज से डिनोट करते हैं, क्या ऐसा यूनिट होती है? तो मैंने कहा रेजिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय, मैंने कहा रेजिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय रेजिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय रो। ये एक सिंबल है रो, जैसे तुमने अल्फा बीटा सुने होंगे, ऐसी एक सिंबल है बच्चों रो। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय रो। अच्छा, बारी आती है इसकी यूनिट की। तो क्या लिखते हैं बच्चों कि वी नो, जो रेजिस्टेंस होता है वो बराबर होता है रो एल अपॉन ए के। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इसको, ठीक है, तो रो एल मल्टीप्लाई, रो एल को इससे अपॉन 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, आर और ए को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमें मिल जाएगा रो इंटू एल इक्वल टू आर ए, और इससे मुझे रो की वैल्यू मिल जाएगी आर ए अपॉन एल। ये मुझे एक चीज मिली है। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा इस एक्सप्रेशन के अंदर, मैंने कहा इस एक्सप्रेशन के अंदर रेजिस्टेंस की यूनिट सबको पता है ओम होती है, इनटू एरिया की यूनिट सबको पता है मीटर स्क्वायर होती है, अपॉन लेंथ की ऐसा यूनिट सबको पता है मीटर होती है। तो मीटर से मीटर स्क्वायर बच्चों कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमारी जो इसकी यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी ओम मीटर। बच्चों ओम पर मीटर नहीं है, ये ओम मीटर है। ठीक है, ये ओम मीटर है, ओम पर मीटर नहीं है, ओम मीटर है। तो ये इसकी क्या हो गई बच्चों, एसआई यूनिट हो गई। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ठीक है बच्चों, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, ओम मीटर होती है, ओम मीटर। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। अब बात करते हैं ये हमने क्या किया है, सुनना बात को। ये हमने डिराइव किया है यूनिट ऑफ रो। क्या कहेंगे इसको हम लोग इसको कहेंगे यूनिट ऑफ रो। ठीक है ना, यूनिट ऑफ रो। ये हम यूनिट ऑफ रो की बात कर रहे थे, तो वही हमने यहां पे एक्सप्रेशन निकाला है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ऐसा यूनिट निकाली है वैसे तो मैंने, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, इस तरीके से कुछ मैंने यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी निकाली है। ठीक हो गया। अब सुनोगे बच्चों, सुनोगे, दिक्कत यह है कि ये रेजिस्टिविटी होता क्या है, होता ये चीज क्या है बच्चों, ये चीज क्या है, थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। मान लो जिस कंडक्टर की हम बात करते थे, तार की, वो मैं बना देता हूं। मान लो ये मेरा कोई वायर है, ये मेरा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है या कंडक्टर है। ठीक है, ये मेरा एक तार है। मैंने कहा ये जो तार है, इस पूरे तार की कुछ रेजिस्टेंस होगी। समझ गए तुम, ये जो रुकावट पैदा करता है ओम्स में, जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था, इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी आर। आर, ये इसकी कुछ रेजिस्टेंस है। मुद्दा ये आता है बच्चों, रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी, दिक्कत क्या है बच्चों,
दिक्कत है रजिस्टिविटी एक्सप्लेन करने की। तो रजिस्टिविटी क्या होती है उसको समझाना थोड़ा सा दिक्कत भरा रहता है। तो क्या होती है सुनोगे। रजिस्टिविटी किसी तार के यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रेजिस्टेंस को कहते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, फिर एक अच्छे एग्जांपल से इस बात को क्लियर भी करूंगा। मैंने कहा किसी एक तार के यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है, मान लो ये पूरी बड़ी सी तार है, एक तार, इस तार की पूरे तार की रेजिस्टेंस R है। ठीक है, ठीक हो गया, इस पूरे तार की रेजिस्टेंस R है। मैंने कहा इसका एक में यूनिट एरिया, यूनिट मतलब क्या होता है 1 यूनिट कौन सी, ऐसा ही ले लो 1 मीटर स्क्वायर। अच्छा लेंथ कौन सी, यूनिट मतलब 1 कितना 1 मीटर। इस तार का मान लो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ 1 मीटर है और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग 1 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं। तो जो ये तार का इतना हिस्सा है ना, इसकी रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसकी रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टेंस होती रेजिस्टिविटी है बट यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। तो और रेजिस्टेंस क्या होती है पूरे तार की। मान लो ये पूरा तार 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर। ठीक है, मैंने कहा इसकी रेजिस्टिविटी इतने हिस्से की रो है, तो 1 मीटर की अगर रो है तो 10 मीटर की 10 रो हो जाएगी, इंटू कर दो। समझ गए बात को, समझ गए होगे, उम्मीद करते हैं समझे होगे। ठीक है ना, तो दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा रेजिस्टेंस तो पूरे तार की होती है। तार छोटा भी हो सकता है, यूनिट से बड़ा भी हो सकता है, उसकी टोटल रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस कहते हैं, जो वो रुकावट डालता है। रेजिस्टिविटी उस बड़े तार की या बहुत छोटे तार की, उसका एक यूनिट एरिया लो और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लो, मतलब उसका यूनिट एरिया लो और यूनिट लेंथ लो, 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर, उसकी रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी कहते हैं। बात समझ गए बच्चों, उसकी रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं ना बच्चों, रटते नहीं है, एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, खुद बनाएंगे रेजिस्टिविटी को, हम खुद बनाएंगे बच्चों। चलते हैं रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन की तरफ, आराम से समझेंगे, प्यार से समझेंगे। मैंने कहा रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बनाने का वक्त आ गया है। मैंने कहा रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बनाने का समय आ गया है। ठीक है ना, कैसे बनेगी डेफिनेशन रेजिस्टिविटी की। मैंने कहा रेजिस्टिविटी क्या होती है, सुनना। मैंने कहा ये एक फॉर्मूला बना है हमारा यहां पे, क्या, रेजिस्टिविटी का ये एक फॉर्मूला बनाया बच्चों। वैसे तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो एल अपॉन ए हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसी का डिराइव्ड है ये, उसी से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला है। लेकिन एक फॉर्मूला तो है जी, ये एक फॉर्मूला तो है। ठीक है ना, ओम मीटर, इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर, शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, तो शॉर्टकट्स भी यूज करने चाहिए। तो रेजिस्टिविटी मैंने कहा रेजिस्टिविटी रो जो होती है R इंटू ए अपॉन एल होती है। और मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि रेजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस होती है, लेकिन यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। तो मैंने कहा मैं इस एक्सप्रेशन में क्या करने जा रहा हूं ना, कुछ पुट करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं देखो, मैंने कहा इस फॉर्मूले में पुट कर दो रेजिस्टेंस को 1 ओम, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस को नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ को 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, मुझे रो बराबर मिलेगा R इंटू 1 अपॉन 1। इसको मैं मीटर में लिखूंगा, इसको मैं मीटर में लिखूंगा, इसको मैं मीटर स्क्वायर में लिखूंगा। मीटर से मीटर स्क्वायर कटेगा, ये आ जाएगा मीटर में, और रेजिस्टेंस होता है ओम मीटर में। तो ओम मीटर मेरे को इसकी एसआई यूनिट भी मिल जाती है उससे, तो मैं R की वैल्यू इसीलिए नहीं डाल रहा हूं। ठीक है, तो रो बराबर हो जाएगा R के। क्या निष्कर्ष निकला, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होती है। निष्कर्ष से निकला कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेजिस्टेंस ही होती है, R रेजिस्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टेंस ही होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे बच्चों, डेफिनेशन भी लिख देते हैं, डेफिनेशन के बिना तो काम ही नहीं चलेगा हमारा। लिख देते हैं बच्चों, क्या डेफिनेशन होती है। मैंने कहा
रजिस्टिविटी, मैंने कहा रजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज, resistivity is defined as the resistance, resistivity is defined as the resistance of a conductor, एक ऐसे तार का या ऐसे कंडक्टर का, of a conductor having unit length, unit length, unit, ये चेक करो, ये unit length, having unit length, having unit length and unit area of cross section, unit area of क्रॉस सेक्शन, इसको कहते हैं बच्चों रजिस्टिविटी। ठीक है, इसको कहते हैं बच्चों रजिस्टिविटी, इसको कहा जाता है। ये रजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखी है हमने, ये लिखी है बच्चों क्यूट सी एक रजिस्टिविटी की डेफिनेशन, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन होती है। ओहो, कर नहीं पाए हम, तो ये लिखी है बच्चों हमने रजिस्टिविटी की डेफिनेशन तुम्हारे सामने। ठीक है, ठीक है, रुको, तो नोट कर लोगे रजिस्टिविटी की डेफिनेशन को तुम लोग। ठीक है, अच्छा अभी एक्सप्लेन और दोबारा से एक बार कर देंगे रजिस्टिविटी को अच्छे से। ठीक है, डेफिनेशन ये है कि रजिस्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर की हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस क्या होती, अरे बच्चों मान लो ये पूरी तार है, इस पूरे तार की टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, वो आर कहलाएगी रेजिस्टेंस। इस तार का यूनिट लेंथ या यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लो, वो कहलाएगी तुम्हारी रजिस्टिविटी। तो ये बिल्कुल कुछ ऐसा ही फर्क है, ये बिल्कुल कुछ ऐसा ही फर्क है जैसा फर्क डेंसिटी और वेट में होता है। अरे एक लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा ले लो, एक छोटी सी कील ले लो, दोनों की डेंसिटी सेम, क्योंकि दोनों लोहे के हैं, दोनों लोहे के हैं, लेकिन उनका वेट अलग अलग होगा ना। तो तार बड़ा छोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम ज्यादा होगा। अगर वो तार एक ही मटेरियल का है तो उसकी रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहेगी। तो हम लोग एक काम कर रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रीन से साइड हो रहे हैं, तुम लोग तब तक वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए हम लोग स्क्रीन से हट रहे हैं। ठीक है ना, वीडियो पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है ना, अब बात सुनोगे हमारी, उम्मीद करते हैं कि कर लिया होगा आप लोगों ने। मैंने कहा मैंने एक लोहे का जहाज लिया, जहाज बहुत बड़ा, वजन बहुत ज्यादा उसका, और एक लोहे की कील ली आयरन की, दोनों लोहे के बने हैं, लोहे के, मान लो दोनों लोहे के बने, लोहे की कील भी बनी है, लोहे का ही जहाज भी बना है। जहाज का वजन ज्यादा है, कील का वजन कम है, वजन कम है, लेकिन दोनों हैं तो आयरन के ना, तो दोनों की डेंसिटी पढ़ा होगा 9th में, डेंसिटी सेम है, डेंसिटी दोनों सेम डेंसिटी के हैं क्योंकि मटेरियल सेम है। यही फर्क रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में होता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो पूरे कंडक्टर की टोटल रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टिविटी उसके यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ, क्योंकि मोटाई है ना यहाँ पे, मोटाई, तो यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस को कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, ठीक हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। कुछ लोगों को दिक्कत होती है रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी में। एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक तार है, तार इतनी बड़ी तार है, ठीक है, एक तार है, इतनी बड़ी तार है, इसकी रेजिस्टेंस आर है, इसको मैं आधा कर दूंगा, रेजिस्टेंस एक टुकड़े की r/2, दूसरे टुकड़े की r/2। क्यों? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ आधी तो रेजिस्टेंस आधी, लेकिन इसके दो हिस्से कर दिए, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर, रेजिस्टिविटी इसकी भी रो उस टुकड़े की भी रो। क्यों? मटेरियल सेम है। अरे मटेरियल सेम है, तुम जहाज लो, जहाज के दो टुकड़े कर दो, वजन आधे आधे बढ़ जाएंगे, लेकिन डेंसिटी तो सेम रहेगी ना, क्योंकि मटेरियल तो वही है बच्चों जो यूज किया गया था उसको बनाने में पूरे को। समझ रहे हो ना भावनाओं को, बातों को समझा करो। अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। तो रेजिस्टिविटी के बारे में हमने ये जाना, किससे डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है और वो होती क्या है। ठीक है, वो होती क्या है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, चलते हैं आगे की तरफ। और आगे देखो हमारे पास एक सवाल आ गया है, आगे आप नोटिस कर रहे होगे हमारे पास एक प्यारा सा सवाल आया है एनसीईआरटी का। सवाल क्या है देखते हैं। सवाल बहुत आसान है बच्चों, सवाल क्या कह रहा है वो सुनते हैं, पहले गिवन लिख लेते हैं।
गिवन, ठीक है। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, वो ज्ञान जो दिया था ना बच्चों, एक ज्ञान दिया था, करंट को आई से डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट एम्पियर ए होती है, उसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं ना, ज्ञान मिला तो इस्तेमाल करना चाहिए। तो आई बराबर 0.5 एम्पियर ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट्स। ओहो, ये तो ऐसा यूनिट में नहीं दिया। फॉर्मूले में अगर सब कुछ डालोगे तो या तो सब कुछ सेम यूनिट में डालोगे या सब कुछ ऐसा यूनिट में डालोगे। तो टाइम की ऐसा यूनिट तो सेकंड्स होती है, टाइम की ऐसा यूनिट तो सेकंड्स होती है। तो मैं काम करूंगा 10 मिनट को मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 सेकंड से, ये मेरा आ जाएगा इतना सेकंड और ये आ जाएगा 600 सेकंड। बात क्लियर, समझदार लोग हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या पूछ रहा है बच्चों? क्यू निकाल दो कह रहा है ये तुम लोगों से, ठीक है, क्यू निकाल दो। ऐसा फॉर्मूला याद करो जिसमें क्यू भी इन्वॉल्व हो, आई भी इन्वॉल्व हो, टी भी इन्वॉल्व हो। अरे बच्चों, करंट का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, आई बराबर क्यू बाई टी। तो सुनना सुनना, कलाकारी देखो, लिखने का तरीका देखो, देखो लिखने का तरीका देखो। वी नो आई जो होता है वो Q बाय टी होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी, यही होगा। और इसमें वैल्यू डाल दो बच्चों, वैल्यू डाल दो फॉर्मूले में, तो ये बराबर हो जाएगा I की जगह 0.5 इंटू टाइम की जगह सेकेंड, टाइम की जगह सेकेंड, कितने सेकेंड, कितने सेकेंड, 600 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, चार्ज है, चार्ज कॉलम्स में आएगा, किस में आएगा, कॉलम्स में आएगा, कॉलम्स में आएगा। अच्छा, ये जो 0.5 है, मैं इसको क्या हाफ लिख सकता हूं, 1/2, 1/2 ही तो 0.5 होता है, कहां डेसिमल हटाएंगे, उसको अपॉन 10 करेंगे, फिर काटेंगे, बात तो एक ही है। और Q बराबर लिख सकता हूं 300 कॉलम, 300 कॉलम, कैसे, 2 3 जा 6 और 00 लिख सकता हूं। अच्छा, तो देयरफॉर एक स्टेटमेंट भी लिख लेंगे, यहां पे एक स्टेटमेंट भी लिख लेंगे, देयरफॉर 300 कॉलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देयरफॉर 300 कॉलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ठीक हो गया। लिख देते हैं, therefore 300 column, therefore 300 column of electric charge flows through the circuit, ठीक है, flows through the circuit। 300 कॉलम का इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो सर्किट से फ्लो कर रहा है। बात क्लियर? उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो चुका है बच्चों सॉल्व, बहुत आसानी से हुआ है, तुमने देखा होगा, बस एक फॉर्मूले का यहां पे इस्तेमाल हुआ है, ये फॉर्मूला है हम लोग का फेमस, ठीक है। तो स्क्रीन से थोड़ी देर के लिए हटते हैं बच्चों, उम्मीद करेंगे कि तुम जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो या अपने हिसाब से जैसा तुम लोग करना चाहो उस हिसाब से देख लो बच्चों, ठीक है। तो एक काम करते हैं बच्चों, अब चलते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ। ओहो, ये क्या आ गया, ये आ गया बच्चों 3 और क्वेश्चन हमारे पास, 3 और क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, प्यारे से क्यूट से क्वेश्चन है, छोटे छोटे, एग्जाम में नंबर देके जाते हैं, लेकिन जो चीज कुछ देके जा रही है वो अच्छी ही होती है, तो एग्जाम में नंबर देंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। देखोगे बच्चों क्या कह रहा है, एक डिवाइस बताओ जो मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। बच्चों हमने अपने जीवन में जितने साल हमें पढ़ाते हुए हो गए हैं, ये 10-12 साल, हमने इतने सालों में इस क्वेश्चन का बच्चों को आंसर लिखते हुए वोल्ट मीटर बहुत सुना है। क्योंकि सर जी आपने तो बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए एक डिवाइस यूज होता है, वोल्ट मीटर कहते हैं उसको, तो हम तो एग्जाम में वोल्ट मीटर लिखा है सर जी। अरे गधो, यहां सुनो बात, यहां सुनो, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन, किसने बोला तुमसे नापो, मेजर करो, मेंटेन, मेंटेन करने का मतलब क्या होता है, कोई चीज खत्म हो गई दोबारा कौन देगा उसको, खत्म हो गई दोबारा कौन देगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेंटेन करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में बच्चों, या किसी कंडक्टर में बच्चों, बैटरी, बैटरी। घर में बिजली आती है
चलो वो तो बिजली आ रही है, बैटरी दे रही है ना, तुम कोई चीज चला रहे हो बैटरी से चल रही है लगातार, तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन कर रहा है बार बार? बैटरी। ठीक है, तो मैंने कहा आंसर होता है, इसका आंसर होता है बच्चे, इसका आंसर गलत लिख देते हैं, वोल्ट मीटर लिख देते हैं, इसका आंसर होता है बैटरी और सेल, सेल भी लिख सकते हो। अच्छा, ओहो, अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान सा लग रहा है हमें देख के, छोटा सा है, जगह भी कम छूटी है तो छोटा ही होगा। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कोलम? क्या बोला है? ईच कोलम। ईच कोलम मतलब चार्ज दे रखा है तुम्हें 1 कोलम, ईच कोलम ऑफ चार्ज मतलब 1 कोलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 1 वोल्ट, सॉरी 6 वोल्ट बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है बच्चों 6 वोल्ट। कह रहा है एनर्जी निकाल दो। क्या निकाल दो? एनर्जी निकाल दो। बच्चों हमने जितना भी अभी तक फिजिक्स सीखी है, हमने अभी तक जितनी भी फिजिक्स सीखी है उसमें कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं था जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व थी। हाँ, एक ऐसा फॉर्मूला जरूर था जिसमें V और Q पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज इन्वॉल्व था, याद है? वो इंफिनिटी से लेके आते थे चार्ज, या एक जगह से दूसरी जगह लेके आते थे, तो V इक्वल टू W बाई Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो मैं वैसा ही लिखता हूं कुछ, V नो V बराबर क्या होता है? W बाय Q। ये फॉर्मूला हमें सिखाया भी गया है और हमें आता भी यही है सिर्फ। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, मेरे को तो W की वैल्यू मिली V इंटू Q। बच्चों ऐसा कहा जाता है फिजिक्स के अंदर एनर्जी जो होती है, फिजिक्स के अंदर जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी वही वर्क डन, ताकत से ज्यादा काम कोई नहीं कर सकता। एनर्जी इक्वल टू क्या होती है बच्चों? वर्क डन होता है, वर्क डन। तो क्या मैं इस फॉर्मूले में इतना कर सकता हूं कि W इक्वल टू V इंटू क्यू है, तो W को रिप्लेस कर दूं एनर्जी से और लिख दूं V इंटू क्यू, क्योंकि एनर्जी इक्वल टू वर्क डन होती है, तो लिख सकता हूं फिर। तो एनर्जी बराबर हो जाएगी V की जगह 6 इंटू चार्ज की जगह 1। अच्छा, एनर्जी किस में आती है बच्चों? जूल्स में। एनर्जी हो जाएगी 6 वन जा 6 जूल्स। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हो गया ये हम लोग का, ठीक है ना। नीचे एक और रह गया है, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कोलम across 2 points having a potential difference of 12 volt, having a potential difference of 12 volt। मैंने कहा हाउ मच वर्क इज डन, क्या निकालना है तुम्हें? वर्क डन निकालना है। इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कोलम, चार्ज क्या दिया है बच्चों? 2 कोलम दिया है, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ क्या दिया है बच्चों? 12 वोल्ट दे रखा है। ठीक हो गया। मैंने कहा V नो, V जो होता है वो W बाई Q होता है, और W जो होता है वो V इंटू Q होता है। वर्क डन, वर्क डन भी जूल्स में होता है बच्चों। वर्क डन V की जगह 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय Q, Q मतलब 2, इतना जूल। सबको पता है 12 टू जा कितना होता है? 24 जूल्स। तो इतना वर्क डन करना है बच्चों, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं, देयरफॉर, ऐसा कहा जाता है बच्चों, देयरफॉर 24 जूल्स ऑफ, देयरफॉर 24 joules of work is done, therefore 24 joules of work is done in moving a charge of 2 column across 2 points having a potential difference of 12 volt। कितना वोल्ट? 12 वोल्ट। ओहो, हम एक चीज और मिस कर गए, कॉपी करना था। ठीक है, 2 कोलम अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, क्लोन लो, अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लिख देते हैं 2 वोल्ट। तो बच्चों एक काम करोगे आप लोग, कुछ सेकंड्स का पॉज लेते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे, नोट कर लोगे किसी तरह से, ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से लिख लो,
चलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों ने ऐसा कर लिया होगा। और अब आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ या अगले स्लाइड की तरफ। बच्चों एक न्यूमेरिकल और आ गया हमारे पास, जिसमें कि दो अलग अलग पार्ट्स हैं बच्चों, दो अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, आप लोग के सामने लिखा हुआ है। तो बात करते हैं बच्चों इसके बारे में, क्या कह रहा है, क्या कहता है, क्या निकालने को कह रहा है। ए पार्ट कह रहा है हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट, आई पूछ रहा है बच्चों हमसे, तो पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क। विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम एन 220 वोल्ट सोर्स, जो जो दे रखा है लिखते जाओ जी, लिखते जाओ। 220 वोल्ट सोर्स, फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट या बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। ठीक है, आई पूछ रहा है, वी और आर दे रखा है, तो यू वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ, कहां से बच्चों, ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ V बराबर होता है आई आर और I बराबर होता है V अपॉन आर। I बराबर होता है V अपॉन आर, तो I बराबर होगा V की जगह 220 अपॉन R की जगह 1200। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशंस कर लेते हैं यहां पे। एक तो 0 से 0 काट दो, ठीक है, और इसको 2 से कैंसिल करो बच्चों पहले। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 0 11/60 क्या आया, 11/60। और एक काम करो 11/60 करके देख लो, 11 को 60 से डिवाइड करके देख लो, है ना, क्या दिक्कत है। डेसिमल लगाएंगे 110 हो जाएगा, 60 1 जा 60, 50 बचेगा, 0 500। ठीक है, तो 6 8 जा 48 480, ये 20 बचेगा, फिर 200 हो जाएगा, 3 जा 18, फिर 20 बचेगा, फिर 3333 आता रहेगा हमारे हिसाब से ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा प्यार से क्यूट तरीके से लिखेंगे। हम इसको लिखेंगे 0.18333 की जगह 0.183 लिख दो, या 0.18 दो डेसिमल के बाद रोक दो, क्योंकि अगला डेसिमल 5 से छोटा है, अगला प्लेस जो है वो 3 है। 5 से बड़ा होता तो मैं इसको 1 से बढ़ा देता, इसको कहते हैं राउंड ऑफ करना। तो क्योंकि मैं 1.8 पे इसको रोक दे रहा हूं, तो मैं आगे का 3 नहीं लिख रहा हूं, वहां पे रोक दे रहा हूं, और 8 ही लिख रहा हूं क्योंकि अगला नंबर 5 से छोटा है, 3 है। बात क्लियर। तो इतना एम्पियर, ये मेरा पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। ठीक है, कैलकुलेशन हटा देते हैं बच्चों, क्योंकि तुम लोगों ने देख ही ली है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ, बी पार्ट। रुको रुको, ये पीला हो गया, सफेद से लिखेंगे। ठीक है, सुनोगे बात को बच्चों। बी पार्ट जैसा कहता है, कह रहा है हाउ मच करंट, फिर से करंट के बारे में पूछ रहा है। लो जी, हमने लिख दिया इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट। सो लो जी, पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, हमने भी लिख दिया। उसके बाद क्या कह रहा है जी, रेजिस्टेंस दे रखा है तुम्हें 100 ओम, सिर्फ 100। ठीक है, तो वी नो, फिर से लिख देते हैं, V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V अपॉन आर, I इक्वल टू 220 अपॉन 100। ठीक है, कैलकुलेशंस तो आप लोग को आती ही हैं। 0 से 0 काटेंगे तो I बराबर हो जाएगा 22/10, 22 को 10 से डिवाइड करूंगा, 2.2 आ जाएगा एम्पियर। तो I बराबर आ जाएगा 2.2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, आंसर आ चुका है आप लोगों का। ठीक है ना, हम स्क्रीन से फिर से कुछ देर के लिए साइड हो रहे हैं। ठीक है, जल्दी से वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या अपने हिसाब से जैसे आप लोगों ने नोट करना है वैसे कर लो। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं बच्चों, फिर आगे की बात करेंगे। चलो बच्चों, चलते हैं अब आगे की तरफ। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब आगे की तरफ। आगे क्या है सीन देखते हैं अगले क्वेश्चन का। कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ठीक है, क्या क्या दे रखा है लिख लेते हैं।
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। एक कहानी तो यह है। दूसरी कहानी है क्या करंट वो ड्रॉ करेगा अगर वोल्टेज बढ़ा दी तो। वोल्टेज बढ़ा दी, ठीक है, तो करंट भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। अच्छा, क्या चीज नहीं बढ़ेगी वोल्टेज बढ़ाने से, क्या कांस्टेंट रहती है, हम बताते हैं। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट, सबको पता है, कभी नहीं बदलता। सुनना बात, हाँ सुनना, हम सॉल्व करेंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स के बीच का 60 वोल्ट दे रखा है, ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। करंट कितना ड्रॉ कर रहा है वो, 4 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है। और तुमसे पूछ क्या रहा है, सुनना बात, हाँ, और तुमसे पूछ क्या रहा है वो भी सुन लो। तुमसे पूछ क्या रहा है वो भी सुन लो बच्चों। V इक्वल टू 60 वोल्ट है, I इक्वल टू 4 एम्पियर है। तुमसे पूछ क्या रहा है वो भी सुन लो। ये पूछ रहा है बच्चों कितना करंट ये ड्रॉ करेगा, करंट कितना ड्रॉ करेगा इफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, if potential difference is 120 volt, if potential difference is 120 volt, ठीक है। तो ये V और I है, तो ये V और I है, और इसके बाद हमें क्या करना है, V और I के बाद इसमें R निकालना है, ठीक है ना। What current will, सॉरी I निकालना है, I निकालना है। और हमें एक फॉर्मूला पता है, हमें एक फॉर्मूला पता है। एक सेकंड बच्चों, ग्रुप देख के आया करो भाई। चलो भाई, तो सुनोगे, एक फॉर्मूला हम लोग को पता है, एक फॉर्मूला हम लोग को पता है, V इक्वल टू I इंटू R और I इक्वल टू V अपॉन R। सीखो बच्चों, सीखो, ठीक है। तो मुझे V तो पता है, यहां पे ये रहा, यही तो मेरा V है। मुझे चाहिए R बच्चों, मुझे चाहिए R। R कैसे निकलेगा, इन दो चीजों की मदद से मैं क्या निकाल लूंगा, वी विल कैलकुलेट R। इन दो चीजों की मदद से वी विल कैलकुलेट R। हम इन दो चीजों की मदद से बच्चों R को कैलकुलेट कर लेंगे। अब कैसे करेंगे, सुनना बच्चों बात। V इक्वल टू I इंटू R होता है, तो R इक्वल टू V ओवर R, सॉरी V ओवर I होगा। अच्छा, V की जगह बच्चों में डाल दूंगा 60 अपॉन R की जगह, I की जगह में डाल दूंगा 4, कैंसिल कर दूंगा बच्चों इसको। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है, 4 5 जा 20। तो रेजिस्टेंस आ गया बराबर 15 ओम। और क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, मैं इलेक्ट्रिक हीटर को चाहे 60 वोल्ट में कनेक्ट करूं, चाहे मैं 120 वोल्ट में कनेक्ट करूं, करंट कम ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। तुम एक किसी तार को इंडिया में कनेक्ट करो, उसकी जो रेजिस्टेंस है मान लो R है, तुम विदेश चले जाओ उसको लेके, उसकी रेजिस्टेंस R ही रहेगी, ठीक है। रेजिस्टेंस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, वो नहीं बढ़ती, वो नहीं बढ़ती घटती है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, ये मेरी कहानी नंबर 1 है, कहानी नंबर 1, केस 1, केस 1। तो फ्रॉम केस 1 R की वैल्यू आ गई 15 ओम, जो कि एक कांस्टेंट होता है, बदलती नहीं है, कांस्टेंट बदलती नहीं है, ठीक है, कभी नहीं बदलती, ठीक है ना। I बराबर हो जाएगा V अपॉन R, काट देता हूं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 8 जा 24, ठीक है। थोड़ा सा हमने घतर पतर कर दिया, कर देते हैं हम ऐसा कभी कभी, थोड़ा सा क्लीन करते हैं। 3 1 जा 3, 3 8 जा, तो I बराबर आ गया 8 एम्पियर। अच्छा, एक और बात, चलो देखो, तुम लोग समझदार लोग हो, समझदार, मैं तुम्हें समझदारी की कैटेगरी में लाता हूं। बच्चों एक बात बताओ, किसने तुम्हें, मान लो एक क्वेश्चन मेरा एमसीक्यू में आ गया, 1 नंबर में, यकीन कर सकते हो एमसीक्यू में आएगा? आ सकता है जी, बिल्कुल आ सकता है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो 2 नंबर में भी आता है और एमसीक्यू में भी आता है बच्चों, और एमसीक्यू में भी आता है। कैसे जी?
अरे इसका आंसर मुझे डायरेक्ट पता था पहले से, मुझे पता है V और I दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब वोल्टेज 60 थी तो करंट 4 था, वोल्टेज दुगनी कर दी 120 कर दी तो ऑब्वियसली करंट भी दुगना हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा। और किस, देखो चेक कर लो, ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, इसी को कहते हैं बच्चों सुंदरता। इतना आसान है। अरे बच्चों 60 था, अगर 120 की जगह 180 हो जाता 3 गुना, तो करंट भी 3 गुना 12 हो जाता, 12 एंपियर। देखो कहानी यह है कि तुम्हें याद रखनी है बातें। क्या रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, आई और वी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, प्यारी सी बात। ठीक है, थोड़ा सा एमसीक्यू में दिमाग खोल के काम करना बच्चों। ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडीज ये सब आ रहे हैं, ये किसी वजह, ये पेपर को आसान नहीं करते हैं, ये ऐसा लगता है तुम लोग को पेपर आसान हो रहा है। चलो बच्चों, तो ये भी हो गया है, एक सवाल और निपट चुका। आगे की तरफ, ओहो आ गया भाई, रजिस्टिविटी का सवाल आ गया, रजिस्टिविटी का सवाल आ गया। ठीक है, बच्चों को दिक्कत देता है ऐसा। एनसीईआरटी में 2-3 सवाल हैं, उसमें से आज शायद 2 कर लेंगे हम, एक बचेगा जो हम लेक्चर नंबर 4 में उसके बाद डिस्कस करेंगे। अच्छा, उस वाली स्लाइड की तुमने फोटो नहीं ली होगी, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, कुछ सेकंड्स का समय हम आपको दे देते हैं। ठीक है कुछ सेकंड्स का समय हम आप लोगों को दे देते हैं, आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। सुनोगे बात, क्या कह रहा है? कुछ तो कह रहा है बच्चों, सुंदर सा कुछ कह रहा है। कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर is 26 ohm at 20 डिग्री सेल्सियस। ये क्या दे दिया सर जी, ये तो इनने हमें डिग्री सेल्सियस दे दिया, आपने तो टेम्परेचर की बात ही नहीं करी हमसे। हमने की थी आपसे, आपको याद नहीं होगा, हमने आपको कहा था, ओम्स लॉ में ही बता दिया था, फिजिक्स के सारे एक्सपेरिमेंट्स या फिजिक्स की सारी चीजें जो हम डील करते हैं वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर होती हैं और उसमें टेम्परेचर बदला नहीं जाता। तो हमें टेम्परेचर से कोई मतलब ही नहीं है जी। क्यों नहीं है, मैं और इसमें इन्होंने भी बताया क्यों नहीं है। इतने डिग्री सेल्सियस पे इतना ओम रजिस्टर है, हमें मेटल की रेजिस्टिविटी निकालनी है एट दैट टेम्परेचर। एट दैट टेम्परेचर मतलब होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे ही निकालना है। कितना डिग्री सेल्सियस पे निकालना है? 20 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है। बात क्लियर? ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये हो गया। कह रहा है डायमीटर दे रखा है तार का, क्या दे रखा है? ये तो हमें दिक्कत में डाल रहे हैं बच्चों, डायमीटर देके 0.3 mm। ये है क्वेश्चन बच्चों पहला फिजिक्स का, बहुत दिक्कत भरा, मजेदार। हमें निकालनी क्या है जी? रजिस्टिविटी रो, क्वेश्चन मार्क जी। आ गए बच्चों हम मुद्दे पे। अब बात सुनो, बात सुनो, एक काम करते हैं ना, पहले वो लिख लेते हैं जिसकी वजह से रजिस्टिविटी निकलती है। वी नो, अरे फॉर्मूला बच्चों, फॉर्मूला वो नहीं, फॉर्मूला वी नो रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल। पहली इक्वेशन लेके छोड़ दो। अच्छा, इसमें क्या क्या तुम लोग को दिया है देख लो। और मुझे इसमें रेजिस्टेंस दे रखा है, मुझे इसमें लेंथ दे रखा है, मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है? मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दे रखा है। निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, जब नहीं दिया है तो निकालना ही पड़ेगा। मान लो ये है वो तार, ठीक है, मान लो ये है वो तार, मुझे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है। क्या होता है जी? वो ये होता है, ये बच्चों वो ये होता है कोना, ये वाला कोना, ये इसको कहते हैं ए। क्या है ये? सिलेंडर। क्लास 9th में सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा होगा। सिलेंडर का जो कोई भी फेस होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये ज्ञान है, ज्ञान, ये ज्ञानवर्धक बात है, ज्ञानवर्धक बात कोने में डाल देते हैं। ठीक है, ज्ञानवर्धक बात है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू रेडियस। अच्छा, रेडियस तो दिया ही नहीं है, डायमीटर दिया है, निकाल लेते हैं रेडियस। मैंने कहा रेडियस जो होता है डायामीटर का आधा होता है। आता है बच्चों? अरे यार बच्चों, ये देखो तुम भी तो गधे हो। यह है डायामीटर, इसका आधा कर दो, आधा आधा, इतना, ये होता है रेडियस। डायामीटर का आधा होता है रेडियस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ आ रहा होगा। अच्छा, 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, तो आर निकलेगा डायमीटर का आधा। डायमीटर है 0.3/2 mm।
0.3 का आधा होगा 0.15 mm। मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूं बच्चों इस एक्सप्रेशन से, मैं ना इस एक्सप्रेशन से अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूं। पूछो क्यों, पूछ ही लो अब, ठीक है पूछ ही लो, अभी थोड़ी देर में इसको कहीं एडजस्ट कर देंगे हम दिमाग लगा के, है ना। पूछ लो क्यों, अरे एमएम में है बच्चों, सब कुछ ऐसा यूनिट में होना चाहिए। रजिस्टिविटी ओम मीटर में आती है तो सब ऐसा यूनिट में होना चाहिए, ये ओम में होनी चाहिए है। एरिया मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, तभी आएगा जब मीटर में, जब हम रेडियस को मीटर में डालेंगे तभी तो एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा। लेंथ मीटर में दी है, सब कुछ क्लियर है, बस एक बात की दिक्कत है। अच्छा ये कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। अब हमें क्या करना है, मिलीमीटर को, ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, मिलीमीटर को लेके आना है मीटर में, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है। ऑब्वियसली ये बड़ी यूनिट है तभी तो इसके अंदर 1000 हैं मिलीमीटर, तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में लेके आना है। जब भी किसी चीज को छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में लेके आते हैं तो डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, छोटी यूनिट के आगे के नंबर से, 1000 से। तो मैंने कहा डिवाइड करोगे, क्या करोगे, डिवाइड। समझ रहे हो, भावनाओं को समझो बच्चों, आता है तुम लोग को, लेकिन हम तुम्हें ऐसा मान के चलते हैं कि तुम्हें नहीं आता है, इसीलिए एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो मैंने कहा 0.15 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर में आ जाएगा रेडियस, ठीक है, रेडियस बराबर आ जाएगा इतना, ठीक है। मैं समझ गया बात को, मैं तो समझ गया, क्या आप समझे, मैं तो समझ गया, ठीक है। तो सर जी ने तुम्हें क्या बताया, सर जी ने एक कन्वर्जन बताया, बोला अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो मल्टीप्लाई करना 1000 से, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है डिवाइड करना इसी नंबर से। बात क्लियर, ठीक हो गया। सर जी ने कुछ तो अच्छा बताया आज, ठीक है। अच्छा सुनोगे बात को बच्चों, सुनोगे बात को, तो रेडियस बराबर आ जाएगा 0.15 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर। इसको मैं लिख दूं बच्चों 0.15 अपॉन 1000 को लिख दूं 10⁻³ मीटर, और 10⁻³ को ऊपर भेज दूं 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर। तो मेरा रेडियस आ गया 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर। ये मेरा रेडियस है बच्चों, मुझे चाहिए होगा अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए, ठीक है, ठीक हो गया। सुनो बात को बच्चों, इसको इधर करते हैं ना, इसको इधर, ब्यूटी। सुनो सुनो, ये था रेडियस की कहानी। रेडियस की कहानी हमें यहां चाहिए, हमें यहां चाहिए रेडियस की कहानी, क्योंकि रेडियस निकाले बिना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं निकलेगा। बात को समझो बच्चों, रेडियस निकाले बिना सर जी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, ठीक हो। अच्छा अब बारी आती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, अब बारी आती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, वो निकाल लेते हैं बच्चों। थोड़ा सा इसको बोर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, वरना सब मिलावटी हो जाएगा, वैसे तो सब मिलावटी है आजकल, ठीक हो गया। पहुंच गए बच्चों हम उस तरफ, ठीक है। बात करते हैं बच्चों एरिया के फॉर्मूले की। एरिया का फॉर्मूला है πr², ठीक है। जगह है इधर तो यहीं कहीं एडजस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है, बल्कि एरिया के साथ ही रहने दो ना, एरिया के फॉर्मूले के बगल में कितना प्यारा लग रहा है, देखो। सुनोगे बात को, एरिया बराबर होता है पाई 3.14 या 22/7, मैं 3.14 डाल रहा हूं, r² मतलब रेडियस का स्क्वायर, 0.15 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया बराबर 3.14 इंटू 0.15 इंटू 0.15 इंटू 10⁻³ इंटू 10, अरे होल स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिख दिया मैंने। अच्छा देखो, मैं कैलकुलेशन थोड़ा कम करना बच्चों पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे रटी हुई होती है कैलकुलेशंस, खास तौर पे सवाल अगर एनसीईआरटी का हो तो, ठीक है। मुझे पता है इस पूरे को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। मैंने क्या किया, कोई डेसिमल नहीं लिया, 314 को मल्टीप्लाई किया 15 से, और 15 को मल्टीप्लाई किया 15 से। मुझे पता है
इसको मल्टीप्लाई करके 70650 आता है। मुझे पता है इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है 70650। फिर मैं क्या करूंगा 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेस पीछे खिसका दूंगा। 6 डेसिमल 1 2 3 4 5 एक जीरो लगा दूंगा और एक डेसिमल लगा दूंगा, एक जीरो और आगे से लगा दूंगा। 0.070650 इंटू 10 रेज टू दी पावर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -3। ठीक है, तो 10 की पावर -3 -3 10 की पावर -6। दोबारा बता देता हूं बच्चों, ऐड होती है मतलब 6 मत लिख देना प्लस का, -3 प्लस -3 तो -6। ठीक है, तो 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर ये आ गया मेरा एरिया। और मैं इसको, तुम सोच रहे होगे बच्चों सर जी ने कहा था हम फिजिक्स के आंसर लेक्चर नंबर 2 में सर जी ने तो कहा था कि हम फिजिक्स के आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, सर जी तो खुद ही पलट गए। अरे बच्चों मैंने आंसर को कहा था, आंसर को, ये आंसर थोड़ी ना है। किसने कहा ये आंसर है? हमने तो नहीं कहा ये आंसर है, तुमने समझा होगा। ठीक है, जगह की व्यवस्था करनी पड़ेगी बच्चों। क्वेश्चन थोड़ा तुम्हें पता ही है बड़ा है। ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया होगा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो जगह का प्रबंध कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, कर दिया है हमने अपने हिसाब से, जितना हम कर पा रहे थे हमने किया है। ओहो, ये तो पिंक वाला भी आ रहा है साथ में। रुको रुको रुको, नहीं आएगा, हम उसको नहीं आने देंगे साथ, कुछ ना कुछ व्यवस्था बैठाएंगे। सर जी ये क्या ले आए, गलत जगह ले आए। नहीं नहीं, छोटा करेंगे बच्चों, कितना छोटा कर पाते हैं देखते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। बाकी वीडियो पॉज करके वरना पीछे से देख लेना, कोई दिक्कत वाला विषय ही नहीं है। ठीक है ना। ठीक है, लो बच्चों, हमने अपने अपने साइड से जगह जितनी बना सकते थे बना दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, वो स्क्वायर भी साथ आ गया हमारे, छोड़ नहीं रहा हमारा साथ। लो जी, हम जितना कर सकते थे हमने जगह की व्यवस्था आप लोगों के लिए बना दी है। ठीक है ना, हो गया, सब बढ़िया हो गया, प्यारी बात हो गई है। अच्छा आ जाओ जी, अब फॉर्मूले में आ जाओ। अब आ जाओ फॉर्मूले में। वी नो ऐसा होता है, तो मैंने कहा रो बराबर होता है आर, आर शायद 26 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप लोगों ने अभी हमारे साथ मिलकर निकाला है 0.070650, 0.0। अच्छा इतना बड़ा क्यों लिखना है ना, क्यों लिखना है इतना बड़ा? रुको रुको, इतना बड़ा लिखना ही क्यों है सर जी, इतना बड़ा क्यों लिखना है? आप तो कहते थे राउंड ऑफ कर लो, तो कर लो, मैं कर देता हूं। लो मैं ही साथ मिलकर राउंड ऑफ करूंगा आपके। ठीक है ना, हम ही होंगे वो जो राउंड ऑफ आपके साथ मिलकर करेंगे। इसको कर देते हैं राउंड ऑफ। ये साथ नहीं छोड़ रहा इसका, पुराने मित्र लग रहे हैं ये आपस में। लो जी, छोड़ दिया। ठीक है, मैंने कहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.070650 आया इंटू 10 रेज टू दी पावर -6 मीटर स्क्वायर। मैं इसको राउंड ऑफ कर दे रहा हूं और एरिया को लिख दे रहा हूं 0.07 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6 मीटर स्क्वायर। 2 डिजिट के बाद राउंड ऑफ कर दिया तो 0.07, ठीक है, 0.07 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाय लेंथ 1, इतना ओम मीटर। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, 26 को 0.07 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं ना बच्चों, 7 को करो 26 से, सिर्फ 2 डेसिमल पीछे खिसका लेंगे तब भी। 7 5 7 6 42 2 4 7 2 14 18। ठीक है, 182। ठीक है, 182 और 2 डेसिमल पीछे खिसका लो। कितने डेसिमल पीछे खिसका लो? 2 डेसिमल।
तो 2 डेसिमल पीछे किसका लो, तो 1.82 इंटू 10⁻⁻⁻6 इतना ओम मीटर। यह है रजिस्टिविटी बच्चों। अच्छा सर जी हमारी किताब में तो आंसर 1.83 आ रहा है। कुछ बच्चों का होगा कि सर जी हमारी किताब में तो आंसर 1.84 आ रहा है, एनसीईआरटी में तो 1.84 लिखा है। बच्चों उनने राउंड ऑफ नहीं किया होगा इसको, या उनने ऐसा किया होगा इसको 7.06 इंटू 10⁻1 2 डेसिमल आगे किसका क्या -8 लिख के ऐसे सॉल्व किया होगा। तो उनका आंसर हमसे मैच नहीं कर रहा, उनने अलग तरीके से राउंड ऑफ किया होगा। हमने इसको 0 पॉइंट यहां पे रोक दिया ना 7 पे ही, समझ रहे हो। हमने इसको बेहतरीन तरीके से किया, कैलकुलेशन कम से कम हुई है इसमें भी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सवाल पसंद आया होगा, समझ आया होगा। हम हट जाते हैं बच्चों आगे से, आप लोग भी इसको नोट कर लोगे तब तक, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फोटो खींच लो, जल्दी से नोट कर लो ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो बच्चों आ जाते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। ये क्या आ गया, ये रजिस्टिविटी का एक और जैसा सवाल लग रहा है हमें, ठीक है। हमें एक और रजिस्टिविटी का सवाल लग रहा है, तो देख लेते हैं बच्चों इसको भी क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल ऑफ लेंथ एल, एक तार है किसी मटेरियल की, गिवन मटेरियल, ठीक पता नहीं क्या बता दिया लेकिन कोई मटेरियल है जिसकी लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ऐसा कह रहा है। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है, रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम है इसकी, ठीक है। ये पहली कहानी है, केस 1। उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, सुनो, 2 हिस्से हैं, देखो हमें तो पहले से पता होता है ना 2 हिस्से हैं। आप लोग सुनो आगे क्या कह रहा है, सुनो। दूसरी कहानी क्या कह रही है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर सेम मटेरियल की, मटेरियल सेम मतलब रजिस्टिविटी इसकी भी रो बताया था ना, इसकी रजिस्टिविटी रो लोगे, ठीक है। वैसे जो लेने की जरूरत पड़ेगी तो रो लोगे। एक और तार है इसी मटेरियल की, मतलब उसकी भी रजिस्टिविटी रो है लेकिन उसकी लेंथ इससे आधी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दुगना है, मतलब इसका दुगना, सही है, दुगना बना दिया हमने लगभग, और लेंथ आधी, लेंथ आधी तो लगभग इतनी, लगभग इतनी, सही, सही बन गया। ठीक है सर जी ने बना दिया भाई। लेंथ हो गया है l/2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया है 2a, इसकी रजिस्टिविटी रो ही रहेगी, नहीं बदलेगी क्योंकि मटेरियल सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस बदल जाएगी लेंथ और एरिया बदलने की वजह से। क्या हो जाएगी रेजिस्टेंस, मान लो R डैश हो जाएगी, R डैश, ये डैश लगाया मैंने, ठीक है, या यहां R1 R2 मान लो, हाँ बच्चों अगर डैश से दिक्कत है तो, ठीक है सर जी। आगे चलते हैं जी, और क्या कहानी होती है बताओ। तो मैंने कहा रेजिस्टेंस बराबर होता है रो L/A, मैंने कहा यहां रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4, रो तो रो ही है, एल तो एल ही है, ए तो ए ही है, तो रो L/A की वैल्यू मुझे मिल गई 4। मैंने डब्बे में डाली, पैक करी और रख दी कि जब जरूरत होगी तब यूज कर लूंगा, ठीक है। जैसे खाना हम पैक करके ले जाते हैं, ऐसे ही जब खाना होता है खा लेते हैं। यहां सुनोगे, नाउ केस 2 है बच्चों, इसको क्या कहते हैं बच्चों, ये केस 2, कहानी दूसरी है बच्चों, दूसरी कहानी है दूसरी। मैंने कहा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो अभी भी रो L/A ही होता है, रेजिस्टेंस यहां है R डैश, रो यहां है रो, L की जगह यहां है बच्चों L/2 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह है 2a, ये 2a चला जाएगा 2 के साथ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो R डैश बराबर आ जाएगा बच्चों रो L/2 इंटू 2a, ठीक है, ये आ जाएगा R डैश। सर जी अभी भी नहीं हुआ सवाल, छोटा तो नहीं है, थोड़ा सा लंबा तो है, आता है बच्चों सीबीएसई में आता है। तो बच्चों R डैश आ जाएगा रो L/4a, 2 2 जा 4, रो L/4a, ठीक हो गया। मैंने कहा मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन में से 1/4 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा रो L/A,
और पहली इक्वेशन से जो मैंने पैक करी थी, देखो फ्रॉम 1, आर डैश बराबर आ जाएगा 1/4 और रो एल अपॉन ए की वैल्यू डाल दूंगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 1 ओम। तार को मोटा और छोटा करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई है। तार मोटा होता है तो रेजिस्टेंस कम होती है क्योंकि उसमें करंट ज्यादा जाता है बच्चों, ये हमने तुम्हें पिछले लेक्चर में भी बताया। तार छोटी होती है तो भी रेजिस्टेंस कम होता है बच्चों, क्योंकि उसकी लेंथ कम हो गई है। तो बच्चों हम थोड़ा हटते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लोगे और नोट कर लोगे, ठीक है ना। तो वापस आ जाते हैं बच्चों, वापसी का समय हो गया है, कुछ सेकंड्स दे दिए। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये लेक्चर नंबर 3 पसंद आया होगा, और लेक्चर नंबर 4 की तरफ हम बहुत ही जल्द, जैसे कि लेक्चर नंबर 2 के बाद बहुत ही जल्द ये वीडियो आने वाली है, हमने बहुत जल्दी शूट कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। आप लोग को पसंद आई तो क्लास 10th के दोस्तों से शेयर करो, दूर दूर तक बाहर के लोगों से शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजो ताकि वो पढ़ पाए, और सब्सक्राइब करो बच्चों, ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो, कोई दिक्कत होती है, कुछ होता है, कुछ अच्छी बात बतानी है, कुछ शेयर करना है, ठीक है, तो हमें बता सकते हो। हमें आप इंस्टाग्राम में भी ढूंढ सकते हो, वहां जाके फॉलो कर सकते हो बच्चों, और हमें अपने मैसेजेस भेज सकते हो, बाकी कमेंट्स में तो आप भेजते ही रहते हो, ठीक है। बहुत ही जल्दी इसका लेक्चर नंबर 4 लेके हम वापस आएंगे, है ना, उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्दी आएंगे। तो बच्चों अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाओ। थैंक यू सो मच।